कल ऐसे ही रेडिट पे घूमते घूमते मेरे सामने आया एक टॉपिक, व्हाट इफ लूफी एट काइडोज डेविल फ्रूट। और ये टॉपिक मुझे पर्सनली काफी बढ़िया लगा, तो सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए। तो लो आ गए हम वीडियो लेके। लूफी का डेविल फ्रूट स्टोरी का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसका डेविल फ्रूट उसे वन पीस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर से लड़ने में मदद करता है। वानो आर्क में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब हमें पता चलता है लूफी का डेविल फ्रूट एक ऐसा रैंडम डेविल फ्रूट नहीं है जो उसे रबर में बदलने की एबिलिटी देता है। इस फ्रूट में रियलिटी को रैप करने की एबिलिटी है। वानो आर्क के एंड में लूफी ने अपने डेविल फ्रूट के लगभग पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल करने का तरीका निकाल लिया था। लेकिन क्या होता अगर लूफी ने नीका फ्रूट के बजाय कोई और डेविल फ्रूट खाया होता? तब लूफी की जर्नी में क्या ऐसे चेंजेस आते? अगर लूफी ने हीटो हिटो नोमी मॉडल नीका फ्रूट के बजाय काइडो के डेविल फ्रूट को खाया होता, मतलब हीटो हिटो नोमी मॉडल नीका की जगह उओ नोमी मॉडल शिरियू। ये वही फ्रूट है जो काइडो को इतनी पावर और वैरायटी देता है, फ्रीडम के साथ साथ एक इतने बड़े ड्रैगन में बदलने की शक्ति, और साथ ही साथ ऐसी बॉडी जिसे काटना बहुत मुश्किल है। सो आ जाओ मेरी इस जर्नी पे, जहाँ पर हम वन पीस के डिफरेंट एडवेंचर पर जाएंगे, जहाँ पर लूफी तो होगा बट अपनी रबरी बॉडी के साथ नहीं, बल्कि अपनी हार्ड बॉडी ड्रैगन स्केल की बॉडी के साथ। ये मिथिकल फ्रूट लूफी की जर्नी को कैसे बदल देगा ये देखते हैं। तो आ जाओ अब इस जर्नी की शिप पे वीडियो को लाइक करते हुए। तो शुरू करते हैं फ्रूट आने से, मतलब ये फ्रूट आएगा कैसे। सो काइडो का फ्रूट यानी उओ नोमी का ओरिजिन कहाँ से आता है? गॉड वैली से। कैसे? बिग मॉम को ये फ्रूट मिला था और उसने दिया था काइडो को, जिस वजह से काइडो चला गया औरत के कर्जे में। सो मान लो फ्रूट बिग मॉम को नहीं मिलता यहाँ पर, गॉड वैली पर गार्प भी था, तो दुनिया भर की तबाही मचाने के बाद गार्प को मिलता है एक लावारिस फ्रूट और वो उसे अपने साथ ले आता है ऐसी ही मस्ती में, जिसपे कुछ सालों बाद एक गंदी नजर पड़ती है और वो भी भूखे लूफी की, और वो उसे खा जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? पॉसिबिलिटी ये भी ठीक है बट इससे थोड़ी कनेक्टिंग वाली पे आते हैं, मतलब सीरियस वाली पे, कि गॉड वैली पे रॉजर फाइट करता है और वहां से सरवाइव करके निकलता भी है, बट खाली हाथ नहीं। रॉजर सर यहाँ से निकलते हैं अपने साथ लेके उओ नोमी, जिसे वो बाद में शैंक्स को देता है एक जिम्मेदारी की तरह, कि कोई जिम्मेदार बंदा मिले तो उसके मुंह में ठूस देना इसको। और बाकी आगे की कहानी तुम्हारे सामने है, सेम टू सेम। माकिनो के बार में लूफी ने गोमू गोमू नोमी नहीं बल्कि उओ नोमी मॉडल शिरियू को स्नैक समझकर खा लिया। अब जब शैंक्स उसके हाथ को पकड़ता है तो उसका हाथ स्ट्रेच होने की बजाय लूफी के स्किन पे नीले स्केल्स निकल जाते हैं, और अब लूफी यहाँ पर अपने ड्रैगन फॉर्म को पहली बार लेता है और एक छोटू सा ड्रैगन बनता है, जैसा हम पंख हैजार्ड पर मोमोनोस्की के साथ देख जब वो पहली बार ड्रैगन की फॉर्म लेता है। लूफी मोमोनोस्की की तरह शॉक्ड हो जाता है और वापस बदलने का ट्राई करता है, पर उसे पता ही नहीं है कि वापस आना कैसे है। रेड हेयर पायरेट्स ये देखकर काफी ओवरवेल्म होते हैं, लेकिन एंड में सब मिलकर हंसते हैं और उस मोमेंट को काम करते हैं। और इसके बाद लूफी शांत होने के बाद अपनी इंसानी फॉर्म में अपने आप लौट आता है। तो यहाँ पर तो ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। लूफी एक पायरेट किंग बनना चाहता है। अब लूफी आगे अपने डिफरेंट एलिमेंटल ब्रेथ को कंट्रोल करना सीखता है। लूफी बूगो ब्रेथ यानी फ्लेम थ्रोअर, इलेक्ट्रोल ब्रेथ यानी थंडरबोल्ट फ्रॉम माउथ, और व्हर्लविंड्स यानी विंड कटर को भी सीख लेता है। लेकिन उसके बचपन का बाकी हिस्सा काफी नॉर्मल रहता है। 10 साल गुजर जाते हैं और लूफी एंड में अपने एडवेंचर पर निकलता है पायरेट किंग बनने। लेकिन इस बार स्टोरी थोड़ा अलग तौर पर डेवलप होती है, जो कि उम्मीद से अलग है, क्योंकि लूफी को पहले की तरह ईस्ट ब्लू से सेल करने की जरूरत नहीं है एक नाव में। इस बार लूफी अपने ड्रैगन फॉर्म में उड़ के एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जा सकता है। इस टाइमलाइन में लूफी की ये उड़ने की एबिलिटी सबसे बड़ा एसेट है उसका। लूफी की ईस्ट ब्लू की जर्नी ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह एक स्पीड रन होगी, जो कि स्टार्ट हो गया अल्वीडा, कैप्टन मॉर्गन, कैप्टन ब्लैक डॉग क्रीक और आरलॉन्ग से, जो उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आरलॉन्ग सिर्फ इसलिए लूफी के लिए खतरा था, एक तो लूफी के स्ट्रेंज रबरी अटैक्स उसी पे बाउंस बैक कर गए थे, बट इस बार वो चीज नहीं होगी। ड्रैगन लूफी बस आरलॉन्ग को आसानी से हरा देगा। लूफी की फायर ब्रेथ या फिर कहो फ्लेम थ्रोअर और उसकी उड़ने की एबिलिटी आरलॉन्ग के खिलाफ उसे एक अप हैंड देगा। सिर्फ एक व्यक्ति है जो लूफी के लिए ईस्ट ब्लू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेगा, और वो होगा स्मोकर। ये मरीन कैप्टन एक लोगिया डेविल फ्रूट यूजर है और इसके पास डेविल फ्रूट है स्मोक का, मतलब ये स्मोक को क्रिएट कर सकता है और अपनी बॉडी को स्मोक का बना सकता है, और बिना हाकी के लूफी इसको टच भी नहीं कर सकता है। सो भले ही लूफी इस फ्रूट के साथ ज्यादा पावरफुल हो गया हो, लेकिन अगर वो ओपोनेंट को छू नहीं पाएगा तो सारा केस वैसा का वैसा है, कुछ चेंज होएगा ही नहीं। स्मोकर ने इसलिए लूफी को पकड़ा था ताकि वो ग्रैंड लाइन तक ना जा पाए। ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ड्रैगन यहाँ पर अपने बेटे की मदद कर सकता है, या फिर लूफी अपने नए ड्रैगन फॉर्म के साथ
स्मोकर से बचकर भी निकल सकता है। आफ्टर ऑल इस रूप में वो उड़ भी सकता है और वो व्हर्लविंड भी क्रिएट कर सकता है। थ्योरेटिकली लूफी लॉकडाउन में एक ऐसा व्हर्लविंड क्रिएट कर सकता है जो उसे स्मोकर के ग्रिप से फ्री कर देगा। उस दिन लॉकडाउन में हैवी रेनफॉल हो रही, अब वो ड्रैगन की वजह से थी या फिर मौसम ही ऐसा था, जो एक परफेक्ट सिचुएशन थी एक बड़ा व्हर्लविंड क्रिएट करने के लिए। और इस केस में ड्रैगन दूर रहकर भी लूफी की हेल्प कर सकता है, लूफी के छोटे से व्हर्लविंड को एक बड़े हरिकेन का रूप देकर अपने फ्रूट की एबिलिटी से। तो लूफी को बचने के लिए कई तरीके हैं यहाँ पर। ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ग्रैंड लाइन पहुंचने के बाद स्ट्रॉ हैट अपने स्पीड रन कंटिन्यू रखते हैं। विस्की पीक के सारे बाउंटी हंटर तो जोरों से ही हार जाते हैं और फिर रह जाते हैं मिस्टर 5, मिस वैलेंटाइन और गैल्डिनो, जो कि लिटिल गार्डन में फाइट करते हैं। जैसा हम सभी को याद है कि लिटिल गार्डन में क्या हुआ था, उसने वैक्स का यूज करके सभी को स्टैचू का बना दिया था। बट इस बार लूफी के पास एक है ट्रम्प कार्ड और वो है उसकी फायर ब्रेथ, और हमें पता ही है कि वैक्स फायर के सामने पिघल जाती है। तो ये वाला आर्क भी इजी पीजी है लूफी के लिए। असली खतरा फिर आता है स्टोरी के अगले दो बड़े लोगिया एंटेगनिस्ट के सामने, यानी सर क्रोकोडाइल और एनल के थ्रू। क्रोकोडाइल वर्सेस ड्रैगन लूफी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप है। एलाबास्टा आर्क में हम सबने देखा था कि लूफी क्रोकोडाइल को टच नहीं कर सकता था और उसके पीछे भी एक ही रीजन है, उसका लोगिया यूजर होना। पर इस बार लूफी अपने एलिमेंटल पावर की मदद ले सकता है। लूफी क्रोकोडाइल को अपनी फ्लेम से नुकसान पहुंचा सकता है। लूफी हमेशा अपने एनिमीज को जिंदा छोड़ देता है, उसकी जीत उसके ड्रीम्स को तोड़ देती है लूफी के अकॉर्डिंग, और उनको जिंदा छोड़ देना सबसे बुरी चीज है उनके लिए। क्रोकोडाइल यहाँ पर एक छोटी सी एक्सेप्शन है, क्योंकि वो हारने के बाद भी अपने यूटोपिया वाले प्लान पर फुल्ली कायम है। एलाबास्टा आर्क के बाद स्ट्रॉ हैट क्रू स्काइपिया गए थे। लूफी अगर चाहता तो वो अपने डेल फ्रूट का यूज कर उड़कर भी जा सकता है यहाँ पर, लेकिन उड़कर अकेले जाना ही था तो क्रू बनाया क्यों था। तो वो इस बार भी जाता है नॉकअप स्ट्रीम की हेल्प से अपने क्रू के साथ ऊपर जाकर ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह सब कुछ होता है। लेकिन उसमें लूफी के पास एक अपर हैंड था, उसकी रबरी बॉडी होना, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डोमिनेट करती है। उस पर इलेक्ट्रिसिटी का असर नहीं होता है, पर इस बार उस पर रबर की एबिलिटी नहीं है। तो वो एनल को कैसे हराएगा? यहाँ पर एनल की बिजली का लूफी पे असर होगा, पर वो कितना असर होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटी लेते हैं कि लूफी को एक हेल्प लगेगी, और वो हेल्प कौन करेगा? सैंडोरा वॉरियर। मतलब यहाँ पर इस बार लूफी की हेल्प करेगा वाइपर, और हमें पता है कि वाइपर काफी ट्रेन बंदा है, क्योंकि वो शुरुआत से ही मेहनत कर रहा था एनल से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर वाइपर के पास एक पावर आ गई है, और वो पावर होगी फ्रेंडशिप की पावर लूफी की, और वो दोनों मिलकर एनल को हरा ही देंगे। क्योंकि हमें एक बेसिक सी चीज पता चली थी कि एनल हिट लेने के लिए यूज टू नहीं था, मतलब वो डैमेज रिसीव करने के लिए ट्रेन नहीं था। उसने कभी अपने डिफेंस पे इतना काम ही नहीं करा, क्योंकि उसे विश्वास था कोई उसे टच भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर वो हार जाएगा। आगे अगर हम लूफी को ओकीजी के सामने रखते हैं तो इस बार भी वो हारेगा, क्योंकि अभी भी वो उतना पावरफुल नहीं है एक एडमिरल को टेक डाउन कर सके, वो भी लोगिया बेस्ड को। बट रॉब लूसी को वो आसानी से हरा देगा, और ड्रैगन लूफी को, गेको मोरिया को भी हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस फॉर्म में लूफी मास स्केल पे डैमेज कर सकता है और पूरे के पूरे थ्रिलर बार को ध्वस्त कर देगा। लूफी के लिए मेन चैलेंज होगा मैगेलन। इम्पेल डाउन आर्क में मैगेलन के खिलाफ ड्रैगन लूफी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैगेलन एक अलग ही ओपोनेंट है। उसके फ्रूट की पावर नॉर्मल नहीं है। बस हम ये कह सकते हैं कि लूफी की रिकवरी काफी फास्ट होगी वहां पर। सो आगे की छोटी मोटी चीजों को अगर हम छोड़ दें तो हम सीधे आते हैं मरीन फोर्ट पर, जहां पर लूफी व्हाइट बेड के साथ फिर से दोस्ती कर लेता है। और यहाँ पर लूफी को एक बड़ा फायदा होगा, वो सीधे एस के पास उड़कर जा सकता है, और मार्को, विस्टा और जोजो उसे एडमिरल के खिलाफ कवर प्रोवाइड करेंगे। इस टाइमलाइन में एस को बचाना इजी हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि लूफी के इम्पेल डाउन के एलाइज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को बिजी रखेंगे। ड्रैगन लूफी का फिर से सामना यहाँ पर होगा सैन गोकू से, लेकिन इस बार भी हम कह सकते हैं कि सैन गोकू उस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि लूफी अभी भी उतना पावरफुल नहीं है कि वो सैन गोकू को टेक डाउन कर सके या फिर उससे 1v1 में इक्वल फुटिंग पे फाइट कर सके। पर यहाँ पर लूफी अपने फ्लेम क्लाउड्स की हेल्प से एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म को उड़ा सकता है, जिससे सैन गोकू बिदक जाएगा। बिना शक के लूफी को यहाँ पर भी सैन गोकू के खिलाफ कोई चांस नहीं है, लेकिन फ्लेम क्लाउड्स के थ्रू वो कुछ सेकंड्स क्रिएट कर सकता है, जो कि एस को बचाने के लिए काफी होंगे। लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह एस यहाँ पर नहीं मरेगा। अकाइनो इस बार भी एस को प्रोवोक करेगा, लेकिन कम से कम हमें
उन दोनों भाइयों को एक टैग टीम में देखने का मौका मिलेगा। इस बार दोनों भाई अपने फ्लेम्स पावर को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लूफी फिजिकली नेक्स्ट लेवल की पावर होल्ड कर रहा होगा और सपोज कर वो वीक नहीं पड़ा तो एस को यहाँ पर उसे बचाने की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, उसे बस अपने स्टैंड पर लड़ना होगा और दोनों भाई यहाँ पर अलग पावर दिखाएंगे। चलो एक काम करते हैं, इस फाइट पे एक डिफरेंट वीडियो लाते हैं, वो भी सेपरेट, जहाँ पर हम बात करेंगे सभी बंदों के चांसेस, क्या पहले हुआ था और क्या अब होएगा, सब कुछ कंसिडर करेंगे हम उसमें। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। फिर हम टाइम स्किप पर आते हैं और रेली लूफी को 3 तरह की हाकी सिखाता है। टाइम स्किप के बाद पायरेट्स न्यू वर्ल्ड की तरफ सफर स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार लूफी को ऑडी जोन्स, सीजर क्लाउन और डोफ्लेमिंगो को हराने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, बट कोई मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि लूफी की पावर अब बढ़ेगी नहीं। लूफी टाइम और बैटल के साथ साथ पावरफुल हो रहा है और फील्ड में एग्रेसिव भी। इस टाइमलाइन में मोमिनोस्की को आर्टिफिशियल ड्रैगन फ्रूट नहीं मिलता है। जैसा हम सभी को याद है, ये फ्रूट तब बना था जब काइडो पंक हैजार्ड पर बंद था और वेगा पंक ने उसके लीनिएज फैक्टर पर रिसर्च की थी। इस रिसर्च के बिना कोई आर्टिफिशियल ड्रैगन फ्रूट नहीं होगा। बुरा हुआ मोमोनोस्की के लिए, चलो उसे कोई और फ्रूट मिल जाएगा। बट मान लो काइडो ने गॉड वैली पे खाया इनो इनो नोमी, जो कि यामाटो का फ्रूट था, तो मोमोनोस्की पे जाएगा उसका ही कॉपी डेवल फ्रूट। अब आते हैं होल केक आइलैंड पे। पूरा होल केक आइलैंड आर्क का नजारा बदल चुका होगा। लूफी इसमें भी स्वीट कमांडर शार्लेट क्रैकर को हरा देगा और काटाकोरी वर्सेस लूफी भी मैं फिर भी वही लेवल चाहता हूँ जो पहले था। सो इस टाइमलाइन में काटाकोरी थोड़ा और पावरफुल बन जाए ताकि मजा टॉप का बना रहे मोटा भाई। इस बैटल में लूफी अपनी ड्रैगन एबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर यूज करेगा और काटाकोरी को हराएगा। और आगे इस मंजर में पूरी बिग मॉम की टी पार्टी आग से झुलस जाएगी और यहाँ पर बिग मॉम का केक होएगा मेल्ट फ्लेम्स की वजह से। होल केक आइलैंड से बचना एक उड़ने वाले ड्रैगन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लूफी एक डिकॉय की तरह एक्ट करेगा जिससे बाकी का क्रू उसका बिग मॉम से आसानी से बच के निकल सके, क्योंकि बिग मॉम का सारा क्रू एक आसमान में बड़े से ड्रैगन के पीछे जा रहा होगा। स्वीट कमांडर उसका अभी भी एक पॉइंट तक पीछा करेंगे, खासकर मिस थाइस। अब बोलो क्यों? जितना उसका स्क्रीन टाइम रहेगा उतना मजा आएगा ना, समझते नहीं हो यार। और क्या पता अगर कोई और न्यू घटना नहीं होती है तो शायद इस टाइमलाइन में पेड्रो जिंदा बच जाए, पर क्या ही करेगा पेड्रो जिंदा रहकर, लाइफ तो उस पर काफी कम बची है। चलो मार ही देते हैं। सपोज करो पेड्रो वो लॉलीपॉप वाले से लड़ रहा है और पेड्रो ने उसकी लॉलीपॉप तोड़ दी। इस गुस्से में पेडोरी यानी पेरोस्पेरो ने पेड्रो के साथ कुछ ऐसा किया जो नहीं होना चाहिए था। खैर 2 सेकंड का मौन पेड्रो के लिए। इसमें भी टाइम स्किप के बाद लूफी रेली के साथ हाकी और फिजिकल ट्रेनिंग के जरिए और स्ट्रॉन्ग बन गया है और वो बिग मॉम से टक्कर ले सकता है। रोड टू लाफ्टेल चैप्टर के अकॉर्डिंग नीका फ्रूट को एक पैरामीसिया और जोन फ्रूट के प्रॉपर्टीज होते हैं, और लेकिन इस बार लूफी के पास बस जोन फ्रूट की एबिलिटी है। लूफी का फाइनल चैलेंज अब वानो आर्क में काइडो के खिलाफ होगा। लेकिन अब तुम सभी सोच रहे होगे कि काइडो कौन सा डेविल फ्रूट खाएगा? लूफी ने उसका डेविल फ्रूट तो खा लिया है, अभी तो बताया था, भूल गए? बादाम खाओ यार। काइडो ने इस टाइमलाइन में यामाटो का फ्रूट खाया है, वही इनो इनो नोमी। बिना डेविल फ्रूट के भी काइडो रॉक्स पायरेट के क्रू में एक मेंबर था और वो भी एक स्ट्रॉन्ग मेंबर, इसीलिए उसके डेविल फ्रूट ने एक ऑलरेडी फुल टैंक को और पावरफुल बना दिया था। और अब इस टाइमलाइन में एक इंटरेस्टिंग बात है, काइडो के पास वो डेविल फ्रूट है जो एक प्रकार का वानो गार्डियन डेटी है, जिससे लूफी को मिथिकल जोन काइडो के खिलाफ टक्कर होगी। अब इस मैच में कई तरह के एलिमेंट्स टकराएंगे, जैसा कि हमने यामाटो वर्सेस काइडो में देखा था। ड्रैगन लूफी ने भी उडोन में एडवांस आर्मामेंट हाकी इस बार भी सीखी है और काइडो के साथ फाइट में वो अपने एडवांस कॉन्कर हाकी का इस्तेमाल करेगा। मैं ये भी मानता हूँ कि इस बैटल में लूफी अपने ड्रैगन फ्रूट को अवेक करेगा। अब यहाँ पर एक दिलचस्प थ्योरी है कि काइडो ने अपने फ्रूट को अवेक नहीं किया था क्योंकि उसने अपने फ्रूट के साथ कोई भी क्रिएशन ही नहीं करी है, पर यहाँ पर लूफी अपने ओरिजिनल डिजायर के जरिए अपने ड्रैगन फ्रूट को अवेक करेगा। इससे वो तेज, ताकतवर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और एंड में काइडो उसके सामने नहीं टिक पाएगा और फिर लूफी काइडो और बीस्ट पायरेट को वानो से बाहर फेंक देगा। और अब यहाँ पर लूफी बन चुका है न्यू योंको और आगे इसी ड्रैगन एबिलिटी के साथ लूफी एगेड पे होगा, जहां उसका सामना होता है किजारू और सैटन से। सो किजारू को वो अभी भी पेल सकता है अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल अटैक्स और हाकी के साथ, बट सैटन के खिलाफ ये कितना काम करेगा वो नहीं कह सकते हैं, वो तो कमेंट्स में ही बताना तुम सब। एंड में लूफी को अपने ड्रैगन फ्रूट के साथ अपने सफर में कौन सी आसानी होती है? कुछ ओपोनेंट्स हैं जो लूफी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वहीं पे कुछ है जिन पे लूफी डोमिनेट करेगा। तो तुम सभी को टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ये भी बताना कि हम आगे ऐसे टॉपिक लाएं कि ना लाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।